नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। ठीक है ना। इंडियन रिवर को इंडियन जियोग्राफी वाले पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग पूरी नदियों को कवर करेंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है। और ये सभी एग्जामों के लिए है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है। और जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो भी बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। ठीक है। और एक चीज और, 50 प्रश्न तो ये है ही। इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, अगर वो आप कवर कर लोगे तो पेपर में चाहे जैसा पेपर दे रहे हो, चाहे आप RAR दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, कोई भी स्टेट पीसीएस दीजिए, नदियों से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न लेने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न कि गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी टाइप के अब लेटेस्ट पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी में अगर बात करूं तो गंगोत्री से गौमुख से निकलती है और गंगा नदी निकलते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है ना। आगे जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा और पीछे आ जाऊं तो गंगा नदी जो है यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, ये भी आपको पता है। और गंगा नदी इस साइड बह रही है, ये आप एरो देख रहे हो, इस साइड बह रही है। इसका मतलब है ऊपर से कुछ नदियां इस पे आके मिलेंगी जो कि इसकी सहायक नदियां होंगी, जाहिर सी बात है। और नीचे से कुछ नदियां आके मिलेंगी, ये भी सहायक होंगी। अब पूछा क्या है प्रश्न में कि उत्तरमुखी, जिनका मुख उत्तर की ओर हो। तो इनका मुख आप देखो, इनका मुख तो भैया दक्षिण की ओर है। तो कुल मिला के ऊपर की कोई भी नदी आंसर में नहीं है, नीचे वाली आंसर में है। अगर मैं घाघरा की बात करूं तो ये ऊपर से आती है। गंडक की बात करूं, जिसको सदानीरा भी कहा जाता है, गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा भी है, ये भी आपका ऊपर से आती है। रामगंगा की बात करें तो ये भी आपका हिमालयी क्षेत्र से आती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है, दक्षिण मुखी है। लेकिन सोन नदी, ऑप्शन डी, सोन नदी एक ऐसी नदी है जिसका मुख उत्तरमुखी है। क्यों? अमरकंटक, अमरकंटक की एक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, तो अमरकंटक के उत्तर से निकलती है सोन नदी। और यही सोन नदी उत्तर में बहते बहते सोनभद्र होते हुए यूपी में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी हिमालयी श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में या कैलाश श्रृंखला में। तो ध्यान देना है, सिंधु नदी आ जाए तो इसको कहा जाता है हिमालय पार नदियां। क्या कहते हैं? हिमालय पार नदी। हिमालय पार नदी मतलब हिमालय के पार से ये उद्गम होता है इसका। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। क्यों? क्योंकि एक आपका है मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत पर है। एक है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी झील के पास कई सारे हिमनद है, कैलाश श्रृंखला में ही। ये क्या है? कैलाश श्रृंखला की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, कैलाश श्रृंखला। और यहाँ पे बहुत सारे हिमनद है, ग्लेशियर है। उसमें से एक ग्लेशियर है सानू ख्वाब हिमनद, सोनो ख्वाब या सानू ख्वाब बोल देते हैं, सानू ख्वाब हिमनद। यहीं से आपकी निकलती है सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु नदी। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन डी इज द राइट। आगे देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। क्या? उद्गम, उद्गम मतलब जिसकी शुरुआत भारत में नहीं है। ब्यास भी भारत में है, सतलज भी भारत में है, चेनाब भी भारत में है, रावी भी भारत में है, लेकिन उद्गम किसका नहीं है? तो याद रखना है सतलज। क्यों? क्योंकि सतलज भी क्या है? हिमालय पार नदी है, हिमालय पार नदी। तो हिमालय पार नदी में आप यह आपने देखा, एक सिंधु थी, एक हो गई सतलज, और एक याद रख लेना है ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नदियां प्रमुख हैं जो हिमालय पार नदियां कहलाती हैं। ठीक। इनका उद्गम भारत में नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम सानुख्वा हिमनद से है, सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीम युंग दुंग हिमनद से है। और तीनों ही हिमनद मानसरोवर झील के पास है, मानसरोवर झील के पास। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूं लिखते हुए चलना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट।
निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य विष्ट दुआब फैला हुआ है? विष्ट दुआब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप अगर कोई भी लेवल का पेपर दे रहे हो, ऐसे प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। विष्ट दुआब, अब ये पहले तो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए दुआब क्या है। दुआब क्या है? तो समझ लीजिए अगर कोई नदी बह रही है, ये नदी कोई बह रही है, उसके बाद नीचे से भी कोई नदी आकर इससे बह रही है, इन नदी के बीच के जो क्षेत्र है, ज्यादा बड़ा क्षेत्र ना हो, एक मीडियम क्षेत्र हो, तो इनके बीच का क्षेत्र है, इसी को बोला जाता है दो आब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बोला गया है विष्ट दुआब बताइए, तो हम सारे दुआब एक साथ बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। ऊपर से नीचे में नदियों का क्रम लिख लूं सिंधु नदी तंत्र का, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कितनी नदियां हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कुल 6 नदियां आती हैं। ठीक, आप समझिए। अब हमसे बोला गया है दुआब बताओ, तो सिंधु और झेलम के बीच का कोई दुआब होगा? ये देखिए क्रम से है, सिंधु के नीचे चिनाब मत कर देना किसी भी कीमत पे, क्योंकि सिंधु सबसे ऊपर बहती है, उसके नीचे झेलम बहती है, फिर नीचे चिनाब बहती है, फिर रावी, फिर व्यास और सबसे लास्ट में सतलज बहती है। ठीक, झेलम और चिनाब के मध्य में भी कोई दुआब होगा, चिनाब रावी के मध्य भी होगा, रावी व्यास के मध्य भी होगा, और व्यास सतलज के मध्य भी दुआब होगा। तो इनके बीच के दुआब का नाम लिखता हूं मैं, इसका नाम है सिंधु सागर दुआब। सिंधु सागर दुआब। ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सिंधु और झेलम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा दुआब है, या सिंधु सागर दुआब निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य है? सिंधु सागर दुआब, चाज दुआब, रचना दुआब, बारी दुआब और बिष्ट दुआब। अब हम प्रश्न में आते हैं, हमसे क्या बोला गया था? बिष्ट दुआब, और हमने आपको बताया बिष्ट दुआब कहां पे है, तो व्यास और सतलज के बीचों बीच है। तो बस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? व्यास और सतलज। ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कितना आसान हो गया प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं, ऐसे प्रश्न आने हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, और इसको आपको नोट कर लेना है। इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रवेश में सिंधु से नहीं मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु से नहीं मिलती है, समझना अच्छे से। तो देखो, कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती बोला गया है, तो अभी मैंने आपको बताया है सिंधु, फिर उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद चिनाब। तो जाहिर सी बात है सिंधु के नीचे झेलम ही है, उसके नीचे जितनी भी नदियां हैं वो सिंधु से तो डायरेक्ट मिल नहीं जाएंगी। अब देखो, हुंजा, नुब्रा, अस्कर, ये तीनों जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं सिंधु की। जो झेलम नदी है ये कश्मीर में सिंधु से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी इज द राइट। ये जो है समानांतर, ध्यान दीजिए, है समानांतर सिंधु के साथ साथ चलती रहती है। जैसे मान लो ये सिंधु चल रही है, वैसे ही ये झेलम चल रही है, लेकिन मिलती नहीं है। ये आगे जाके पाकिस्तान के लास्ट में मिल जाती है, ठीक है ना, लेकिन कश्मीर में नहीं मिलती, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हजारों बार ये प्रश्न आ चुका है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे अच्छा एग्जाम हो। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य। अब पर्वत श्रेणियां पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं, आपने हिमालय अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। फिर इसके नीचे फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो हम इतना ही काम करेंगे, इतना ही हमें जरूरत है। लद्दाख और जास्कर, तो ये रहा लद्दाख और ये रहा जास्कर, इसके मध्य से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सा नाम है? सिंधु नदी। और यहीं पर लद्दाख के पास ही क्या है? लेह। लेह कहां से बह रही है? देखो यहां से सिंधु नदी आ रही है और सिंधु नदी के दाहिने तट पे लेह है। तो याद रख लेना है कि सिंधु के दाएं लेह बसा हुआ है। ये भी आपसे पूछा जाता है, लेह कहां पे है? सिंधु के दाएं है, बाएं है? सिंधु के दाएं है।
ठीक, लद्दाख और जास्कर के मध्य, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? मतलब जो स्रोत बिंदु है या उद्गम बिंदु बोल दें कि एक ही पॉइंट से लगभग लगभग दोनों नदियां निकलती हैं, वो कौन सी? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हिमालय पार नदियां। एक मैंने चीज बताई थी, हिमालय पार नदी। और हिमालय पार नदी में मैंने बताया था कि मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है और इसी के पास में हिमनद है, और इसी के पास में 3 हिमनद हैं। तीनों हिमनद से 3 नदियां निकल रही हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों का लगभग लगभग सेम ही स्रोत बिंदु है, तो ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु दिया हुआ है। ठीक है, बताइए कोई सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा? नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेह अवस्थित है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही हार्ड भी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी गलती की दाएं बाएं में दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये है लद्दाख और ये है जास्कर, ये दोनों श्रेणियां हैं। इसके बीच से एक नदी आती है, इसका नाम है सिंधु, और सिंधु के इधर साइड बसा हुआ है लेह। सिंधु बह रही है इधर साइड, तो क्या हो जाएगा? दाहिने हो जाएगा, मतलब सिंधु के दाएं। ऑप्शन सी इज द राइट। बताइए, सिंधु के दाएं। अब बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि झेलम भी ऊपर की ही नदियां हैं और सिंधु में तो कंफ्यूजन हो ही जाएगी दाएं बाएं में, तो ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत अच्छे से ध्यान देना इसको। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? तो शायद सेम क्वेश्चन आ गया है और बहुत अच्छे से पता है आपको। हमने क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज 3 है, तो ब्रह्मपुत्र, ताप्ती तो कहीं से नहीं होगी, गंगा तो कहीं से नहीं होगी, गंगा इसमें हटा दो। इंडस, इंडस को ही सिंधु नदी बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन है ये, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? माजुलीय नदी द्वीप विश्व का, ध्यान देना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे भैया? असम में है। और ध्यान देना है, नदी द्वीप में चावल की खेती ज्यादा हो, और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है सोनोवाल, सोनोवाल, ठीक, एसटी। और कौन सी नदी है? तो भैया ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी असम क्षेत्र में माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, नेक्स्ट, संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी। तो संकोच नदी किसके मध्य सीमा बनाती है? पहले तो संकोच नदी के बारे में देखूं तो ये भूटान से निकलती है, भूटान से निकलती है। और ये भूटान से निकलती है, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा भी बनाती है। ध्यान देना है, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आगे जाके गिरती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो टॉप 50 वाला पोर्शन हो, चाहे वो टॉप 100 वाला पोर्शन हो, और आने वाले समय में एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो टॉप 250 या 500 या 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है, और ये टॉप कोई ऐसे ऐसे नहीं, जो मोस्ट रिपीटेड हो, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वो सभी आपको कराए जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करते हैं, ताकि जब भी वीडियो पड़े तो खटाक से आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गंगा नदी। देखो, गंगा नदी के बारे में अगर बताऊं, अगर आप थोड़ा सा यूपी स्पेशल आपने पढ़ा है तो ज्यादातर नदियां जो है यूपी में ही सहायक है। ठीक, उसके बाद अगर बात करूं गंगा नदी की, तो सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी की सहायक नदी आपको पता होगी, पुनपुन भी है, अजय नदी भी है, जलांगी नदी भी है। जोंक नदी इसकी सहायक नदी है नहीं है। जोंक नदी किसकी है? जोंक नदी महानदी की सहायक, महानदी की सहायक।
ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग, देखिए आपको पता है प्रयाग कितने हैं, 5 हैं, इसी वजह से बोला जाता है पंच प्रयाग, पंच प्रयाग बोला जाता है। अब पंच प्रयाग कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और कैसे कैसे बने हैं, ये बने कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में एक मैं सिंगल पेज लेता हूं और आपको समझाता हूं क्या चीज है। देखिए आपको हिमालय पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा, और हिमालय में है महान हिमालय। महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर है, जैसे एक है गंगोत्री, समझिएगा बहुत अच्छे से। एक है चोराबाड़ी, क्या है? चोराबाड़ी। ठीक, एक है आपका संतोपत, संतोपत। एक है माना ग्लेशियर, एक है आपका त्रिशूल ग्लेशियर, त्रिशूल, ये बिल्कुल इसी क्रम में है, और एक आपका है पिंडार। ठीक, अब हुआ क्या है, संतोपत से एक नदी निकलती, एक नदी निकली, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और संतोपत के नीचे ही, समझना, संतोपत के नीचे ही आपका क्या बसा हुआ है? बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ की यात्रा होती है ना, वो संतोपत के नीचे ही है भैया। ठीक, उसके बाद चौड़ाबाड़ी, चौड़ाबाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सॉरी मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। चौड़ाबाड़ी के नीचे एक बसा हुआ है, बहुत आपने सुना होगा, केदारनाथ। तो ये आपसे पूछा जाता है केदारनाथ कहाँ बसा है, तो चौड़ाबाड़ी के नीचे। संतोपत कहाँ बसा है, सॉरी बद्रीनाथ कहाँ बसा है, तो संतोपत के नीचे। उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद माना ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। त्रिशूल से एक नदी निकलती है, त्रिशूल से, त्रिशूल ग्लेशियर है, यहां से एक नदी निकलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी। एक मंदाकिनी है और एक नंदाकिनी है। अब पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पिंडार गंगा। क्या है? पिंडार गंगा। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो कॉमन क्या है? अलकनंदा, अलकनंदा कॉमन है, क्यों? क्योंकि आप धौली गंगा भी देखो अलकनंदा से ही मिल रही है, नंदाकिनी भी अलकनंदा से मिल रही है, मंदाकिनी भी अलकनंदा से मिल रही है, पिंडार गंगा भी अलकनंदा से मिल रही है, और मंदाकिनी भी अलकनंदा से मिल रही है। तो 1 2 3 4 5, यही 5 पॉइंट जो मैंने बनाए हैं ब्लू कलर में, यही आपके पंचप्रयाग हैं। इनके नाम क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका नाम है आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग। जो मंदाकिनी मिली है, कहाँ गई मंदाकिनी? ये मंदाकिनी जो मिली है इसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। जो पिंडार गंगा मिली है इसका नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और जो नंदाकिनी मिली है इसका नाम है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और ये जो धौली गंगा मिली है, धौली गंगा देख रहे हो आप, ये है आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया पंचप्रयाग कैसे बना है, और यहीं से फिर आगे जाके आपके गंगा नदी नाम आ जाता है। तो गंगा नदी जो नाम पड़ा है वो देवप्रयाग से पड़ा है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था किन नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग बना है। अब बताइए कहाँ है विष्णु प्रयाग? ये है। और विष्णु प्रयाग कैसे बना है? धौली गंगा किस में मिल गई है? अलकनंदा से। तो धौली गंगा प्लस अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा, ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन बशर्ते आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर बसा हुआ है? बताइए बद्रीनाथ, अभी आपने देखा ये रहा बद्रीनाथ, संतोपत के नीचे है, और बद्रीनाथ का मंदिर संतोपत के नीचे है। और संतोपत से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा।
ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक तमाम नदियां हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी एक देखा था, पूछा था ना प्रश्न कि उत्तरमुखी नदी कौन सी है, तो सोन नदी। तो सोन नदी उत्तरमुखी है, चाहे जो मुखी हो, है तो गंगा की सहायक। तो प्रश्न में बोला गया है गंगा की सहायक कौन सी है, तो मतलब ऑप्शन इज द राइट। केन, चंबल, बेतवा, ये सभी यमुना की नदी, यमुना की सहायक है। किसकी? यमुना की सहायक है ये तीनों, ध्यान देना है, सहायक। नेक्स्ट, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का कहाँ है? फरक्का बांध भी है एक, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फरक्का या पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाती है। गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक ऐसे एक नीचे। नीचे जो चली जाती है उसको बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में गंगा को बोलते हैं हुगली। और एक इसकी मुख्य धारा चली जाती है आगे, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और वहां पे उसको बोलते हैं पद्मा। तो मुख्य धारा की बात कर रहा है, मुख्य धारा आगे चली गई, यही है आपकी मुख्य धारा। मुख्य धारा बांग्लादेश में चली गई, क्या बोलते हैं? पद्मा। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक जब भी बोलेगा यूपी में, जो यूपी स्पेशल में, तो आप सोन नदी करोगे। सोन नदी की बात करूं तो ये अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी निकलती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है, जल ग्रहण सर्वाधिक है सोन नदी का। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? देखो अगर आपने हिंदी पढ़ी है, एक होता है विख्यात, विख्यात, लेकिन दिया क्या है? कुख्यात। कुख्यात मतलब नेगेटिव सेंस है, मतलब जैसे बोलते नहीं ये प्राणी बहुत ही कुख्यात है पुलिस में, तो एक नेगेटिव सेंस जा रहा है कि वो मतलब खराब चीज है। तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं, है ना। तो बाढ़ आ जाती है इससे, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। गोरखपुर बसा हुआ है, तो गोरखपुर भैया राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन सी। कई बार लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, ध्यान देना है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है, और सरयू के तट पर तो आप सभी को पता है, अयोध्या है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित कीजिए। देखो गंगा नदी की बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र से है, तो वो नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत में एक झील है, फुल्लर झील, तो फुल्लर झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और आगे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। और गोमती नदी आपको पता है लखनऊ इसके तट पर बसा हुआ है, लखनऊ, ठीक है। जौनपुर भी है, जौनपुर, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, उसे चिन्हित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा। बोला गया है कि बंगाली खाड़ी में विलीन होती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी एक को छोड़कर उसे चिन्हित करना है। मतलब दक्षिण भारत की एक तो नदी है जो आपकी बंगाली खाड़ी में चली जाती है, और एक नदी, कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में चली जाती हैं। तो बोला क्या है, एक को छोड़कर एक नदी छोड़नी है और बंगाल की खाड़ी में सभी विलीन हो जाती हैं, उसे चिन्हित कीजिए जिसको आपने छोड़ा है। मतलब वो नदी जो अरब सागर की ओर जा रही है। पहला आपका ये है कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, आप अगर नए हो, आपको बिल्कुल नहीं आता, कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये पता है कि कौन कौन सी नदियां इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, उसे चिन्हित कीजिए। जो बंगाल की खाड़ी में विलीन नहीं होती, ये क्वेश्चन है। दूसरा तरीका, आप नदियों को देखो, एक तरफ है नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये चार नदियां हैं।
आपको ये नदी पता है कि गोदावरी तो इधर ही गिर रही है, महानदी भी इधर गिर रही है, कृष्णा भी इधर गिर रही है, नर्मदा इधर गिर रही है, तो यहाँ पे ये अलग है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट, अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो। वरना आप खुद ही आप समझ सकते हो कि दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर सभी बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। वो एक किसने कौन छोड़ा है आपने? नर्मदा छोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है तो महानदी जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी नदी है। ठीक, महानदी की बात करेंगे तो अमरकंटक, जो मैंने बताया था अमरकंटक, वही अमरकंटक जिसके उत्तर से सोन नदी निकल रही थी। और अमरकंटक के थोड़ा सा हम पूर्व में चलेंगे तो एक है सिहावा नामक पहाड़ी। कौन सी नामक? सिहावा नामक। सिहावा नामक पहाड़ी से ही नदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। और महानदी में आपको पता है कि महानदी बंगाली खाड़ी में चली जाती है। और बंगाल की खाड़ी में महानदी पे ही सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। 4801 मीटर इसकी लंबाई है, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी है, राजमहल पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ियां हैं। तो देखिए, अगर मैं मोटा मोटा भारत बना दूं थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसे आप समझिए, ये मैंने कच्चा चिट्ठा थोड़ा सा बना दिया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है। और अगर मैं विंध्यन की बात करूं, अगर मैं विंध्यन क्रम की बात करूं तो ये रहा आपका विंध्यन इस प्रकार से। ये रहा आपका अरावली, है ना, ऊपर साइड है ऐसे अरावली। ये रही आपकी सतपुड़ा, विंध्यन सतपुड़ा। ये विंध्यन है, विंध्यन ऊपर वाली, नीचे वाली है सतपुड़ा, सतपुड़ा। और राजमहल की पहाड़ियां वो आगे चली जाती हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल की ओर। नर्मदा और ताप्ती की बात कर रहा है तो ध्यान देना है, नर्मदा जो है ऊपर से, सतपुड़ा के ऊपर से, समझिएगा इस प्रकार से। ये आप बहुत अच्छे से डायग्राम देखो, इधर से ऐसे बह रही है और ताप्ती जो है इधर से बह रही है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। अब समझिए प्रश्न क्या आता है। प्रश्न आता है कि नर्मदा ताप्ती में सबसे ऊपर पहले कौन सी बहती है? तो सबसे पहले भैया है नर्मदा, फिर है आपकी सतपुड़ा पहाड़ी और फिर है आपकी ताप्ती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी या भ्रंशन से होकर बहती है, ये आ जाए तो दो ही नदियां प्रमुख हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एक है ताप्ती और एक है नर्मदा। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट मतलब अगर मान लो ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है तो ये रहा इसका पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट, तो यहाँ से नहीं निकलती। गोदावरी की अगर बात करें तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि गोदावरी आपकी नासिक से निकल रही है, पश्चिमी घाट से निकल रही है। कावेरी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रह्मगिर पर्वत कर्नाटक से निकल रही है। कबाम नहीं हो सकता। ठीक है, ताप्ती, ऑप्शन बी इज द राइट। क्यों? क्योंकि ताप्ती जो है ये मध्य से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है और निकलते निकलते यहाँ से निकलती है, निकलते निकलते कहाँ चली जाती है? अरब सागर में, अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम पश्चिम से नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, नासिक अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक। और ये क्वेश्चन आपको आता होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है। क्या बताया है? कि गोदावरी नदी नासिक के पास से निकलती है। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के पास त्र्यंबक, क्या है? त्र्यंबक। मैं फिर से लिख देता हूं, सही से नहीं लिखा। त्र्यंबक, ये त्र्यंबक एक पहाड़ी है, यहां से निकलती है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, मिलान करने को आ जाता है तो ध्यान रखना है गोदावरी। ठीक, और फिर ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक बतानी पड़ेगी। तो देखो कृष्णा नदी जो है ये आप ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में एक है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और ये भी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसमें भीमा नदी भी सहायक है, डान नदी भी सहायक है, तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक है, लेकिन तेल सहायक नहीं है। मैंने आपको बताया था जोंक, एक जोंक नदी बताई थी। जोंक नदी आ जाए, तेल नदी आ जाए, ये दोनों महानदी की सहायक है। इसकी सहायक है महानदी की, और यही सहायक नदियां आपसे रिपीटेड बार बार पूछी जाती है, ध्यान देना है इसके बारे में। आगे देखें, कावेरी नदी का उद्गम होता है, और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ी से होता है। ऑप्शन बी, ध्यान देना है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ी से होता है। ठीक है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल, देखिए जैविक मरुस्थल जिसको कहा जाता है उस नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है उसमें। पहली चीज समझो, क्या ज्यादा है? प्रदूषण आपका ज्यादा है, इस वजह से उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो वो नदी है दामोदर नदी, ऑप्शन बी। और अगर एग्जैक्ट बोलूं तो दामोदर और नीचे इसके है स्वर्ण रेखा नदी, और इसी के बीच का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि ये नदियां प्रदूषित है, तो इसी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, जैविक मरुस्थल। मतलब ज्यादातर देखा गया है कि नदियों के बीच में काफी अच्छी खेती हो जाती है, लेकिन ये नदियां इतने प्रदूषित है कि बीच में मरुस्थल जैसा बना रहता है, इस वजह से इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गोदावरी तो पश्चिम से निकल रही है, ये भी पश्चिम से निकल रही है, ताप्ती सतपुड़ा से निकल रही है, बची क्या? महानदी उड़ीसा में ही आपका डेल्टा बनाती है, और उड़ीसा में ही आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है, और अमरकंटक के पूर्व से सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णा, गोदावरी, वैगई ये सभी पश्चिमी घाट से निकलती है। महानदी आपका सिहावा के पास से निकलती है, जो कि अमरकंटक में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न शायद मिलान करने को है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दिख जाएगा आराम से। हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब आप आराम से इसको मन में सॉल्व करो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, हिमालय पार नदी, वृद्ध नदी, बंगाल का शोक। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, देखो हिमालय पार नदी, मैंने आपको पहले ही 1-2 क्वेश्चन में बताया, हिमालय पार नदियां 3 प्रमुख हैं, जो कि आपका है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो बस सतलज ऑप्शन में है, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो गया, तो बी का 4 इसमें है और कहीं है नहीं, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कितना आसान प्रश्न था कि नहीं? और भी देखते हैं, जैसे बंगाल का शोक, दामोदर नदी, बिहार का शोक, कोसी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती और नर्मदा, ये 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और वृद्ध, गंगा, गोदावरी। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, एक है वृद्ध गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और एक है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। ये 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका ये 3 प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान देना है, वृद्ध गंगा जैसे पूछेगा तो आप करोगे गोदावरी, जो हम लोगों ने प्रश्न में किया भी है, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तब भी आप करोगे गोदावरी, और दक्षिण की गंगा बोलेगा तब आप करोगे कावेरी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है तीनों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? सिंपल क्वेश्चन है, सतलज नदी, ऑप्शन बी इज द राइट। 3 है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक, 3 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? और ये आपका अभी आपने अगर एपीएस का पेपर दिया हो तो इसी में पूछा गया था लेटेस्ट, माही नदी, ऑप्शन ए। कहाँ? मध्य प्रदेश में बहती है,
और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? ये आपके बिल्कुल फैक्ट वाले प्रश्न, बिल्कुल ऐसे डिक्टो पूछे जाते हैं। और लूनी नदी मारना है, ऑप्शन बी इज द राइट, राजस्थान में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक है बराक नदी, इसके बारे में बता दूं। बराक नदी आपको मणिपुर में बहती है। कहाँ? मणिपुर में। बराक नदी में एक बांध बना हुआ है, तिपाई मुख बांध, तिपाई मुख बांध। ठीक है ना, ये भी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था, मुझे याद है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। आगे देखें, नदी है, सहायक नदियां हैं, मिलान करना है बहुत ही अच्छे से। अभी अगर आपने क्वेश्चन सारे अच्छे से देखे हैं तो सोन नदी आपका 2 से 3 बार आ चुका है, मैंने 2 से 3 बार बताया है कि गंगा नदी सोन नदी गंगा की सहायक है। ए का हो गया 4, ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, मतलब सी और बी तो कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है, भीमा नदी अभी ऑप्शन में आया था, कृष्णा की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदियों में भीमा नदी आती है, तो सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, तो आपका इसमें है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। यमुना की बात कर लेंगे तो यमुना जो है केन यमुना की सहायक है, और गोदावरी की मंजरी सहायक। मंजरी नदी पे ही निजाम सागर बांध बना हुआ है, निजाम सागर बांध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसमें बता सकते हो, दक्कन का पठार मतलब दक्षिण, और दक्षिण भारत अगर आप देखोगे तो ज्यादातर नदियां क्या हो रही हैं, इधर से इधर की ओर जा रही, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही। ऑप्शन ए इज द राइट। जैसे कुछ नदियों के बारे में बताऊं, जैसे आपकी एक है गोदावरी नदी, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, एक है आपकी कृष्णा नदी, एक है आपकी पेन्नार नदी सुना होगा, एक है आपकी कावेरी नदी, एक है आपकी वैगई नदी, एक है आपकी ताम्रपाणी नदी। और भी अगर पश्चिम से डायरेक्टली ना लेके थोड़ा सा बीच में ले लें तो भी आपका एक है महानदी, एक है वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, है ना। तो ज्यादातर नदियां क्या हो रही है, पूर्वी की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, नगर है और नदी है तो मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों ने देखा है गोरखपुर के बारे में कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, एक में ही है, ऑप्शन बी इज द राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फायदा है, 1 नंबर आपके लगभग फ्री के हैं। अगर आपको बाकी कुछ नहीं भी पता है, एक चीज पता है, तो भी आपके 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जैसे फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद क्या अयोध्या ही तो है, और अयोध्या किसके तट पे है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये सरयू नदी, बी का तो इसमें है। कानपुर गंगा नदी, और आगरा यमुना नदी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, और अंतिम क्वेश्चन है कि अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, सरयू ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आप लोग कर दोगे और से कोई नहीं, जो 1 नंबर आपके चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। समझिए, अयोध्या किस नदी के तट पे, सरयू, और सरयू को ही घाघरा बोला जाता है, सरयू को ही गौरी गंगा बोला जाता है। क्या गौरी गंगा, कई सारे नाम है इसके, तो उपनाम भी कभी कभी आ जाते हैं। आपको फेमस नाम पता है लेकिन उपनाम नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो घाघरा को ही गौरी गंगा कहते हैं और इसी को ही सरयू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो हमारे जो नदियों वाले क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर किया, और ये मैंने आपको एक तरीके से एक रिवीजन मोड में किया कि अगर आपको नदियां आती हैं तो भी आप कर लोगे, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो भी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न ही आने हैं, ऐसा तो आना नहीं है आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा। ठीक है, अब आप करोगे क्या, मैंने जितनी बताई हैं तो आपने देखा होगा कि नदियां भी पूछी गई हैं, उनकी सहायक नदियां भी पूछी गई हैं। सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। तो ये वाले पार्ट आपको बहुत अच्छे से बुक से पढ़ना है, और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मुझे नदियाँ बहुत अच्छे से पढ़नी है तो आप एक वीडियो मेरा देख सकते हो जिसमें मैंने पूरे भारत की नदियाँ पढ़ाई हैं बहुत ही डिटेल्ड में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में
पढ़िए। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट खोलोगे उसी में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।